वाले हैं वो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बेसिकली अगर हम लोगों के अधिकारों की बात करते हैं तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। लेकिन उसके बाद दूसरी बात ये भी कही गई है कि सबसे पहले जो व्यक्ति अपनी मदद नहीं करते, भगवान भी उनकी मदद नहीं करता। ओके, अपने हाथ जगन्नाथ। मतलब सबसे पहले जो सेल्फ डिफेंस में की गई बातें हैं, आप हर वक्त अथॉरिटी से संपर्क नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो जो पहला डिसीजन है वो आप ही को लेना होगा। तो यहाँ पे और अगर आप अपनी आत्म सुरक्षा में अगर कोई कार्य करते हैं तो वो अपराध नहीं है। ऐसे कुछ नियमों को लेकर सेक्शन 96 से 106 यानी 96 से लेकर 106 धाराओं तक भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं कुछ डिफेंसेस की, कुछ प्राइवेट डिफेंसेस की, कि जहां पर आप स्वयं की रक्षा करते हैं या किसी और व्यक्ति की रक्षा करते हैं, अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं या किसी अन्य की प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं कतिपय अपराधों से जो इन धाराओं में दिए गए हैं, तो आपका कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ओके, तो एट फर्स्ट आईपीसी सेक्शन 96 to 106 of the penal code states the law relating to the right of private defense of person and property. Section 97 says that the right of private defense is of two type. 96 में तो सिर्फ एक ही बात कही है कि भाई आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, किसके लिए, पर्सन और प्रॉपर्टी के लिए। 97 में कहा गया है कि ये जो प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, बॉडी की जब बात की जा रही है तो बॉडी में भी वंस ओन बॉडी, आपकी स्वयं की का शरीर भी हो सकता है, और द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा की बात भी हो सकती है। एंड लाइकवाइज प्रॉपर्टी में बी मूवेबल और रिमूवेबल एंड मे बी ऑफ वन सेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन। सेल्फ हेल्प is the first rule of criminal law. The right of private defense is absolutely necessary for the protection of one's life, liberty and property. It is a right inherent in a man, but the kind of amount of force is minutely regulated by law. Okay, आपको अधिकार दे दिया गया है, ये आपका अधिकार आप में समाहित है, और उसके साथ साथ ये जो माइन्यूटली जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस बने हुए हैं, वो इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। ओके, कैसे करता है अभी देखते हैं हम। द यूज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस ओन प्रॉपर्टी और वंस पर्सन इज कॉल्ड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किसी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना या किसी व्यक्ति की रक्षा करना, प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना, आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार में आता है। ओके, तो इस प्रकार से ये नियम इसमें दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, इट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ मैन टू हेल्प हिमसेल्फ। द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मस्ट बी fostered in citizens of every free country. The right is recognized in every system of law and its extent varies in the inverse ratio to the capacity of the state to protect life and property of the subject. It is the primary duty of the state to protect the life and property of individuals, but no state, no matter how large its sources, can afford to depute a policeman to dog step of every rock in the country. Consequently, the right has been given by the state to every citizen of the country to take law into his own hand and for their safety. One thing should be clear, that there is no right of private defense when there is a time to have recourse to the protection of police authorities. जब आपके पास इतना समय है कि आप अपनी आत्म प्रतिरक्षा के लिए आप अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से आप संपर्क साध सकते हैं, तब आपको ये राइट अवेलेबल नहीं होगा। नाउ यू कैन नॉट कमिट एनी एक्ट जो ऑफेंस की श्रेणी में हो सकता था। ठीक है, तो जब आपके पास साधन मौजूद हैं, आप अधिकारियों से आप संपर्क साध सकते हैं, उस समय आप याद रखिएगा तब आपको अधिकार उपलब्ध नहीं है। द राइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल क्रिमिनलिटी ऑफ द पर्सन रेजिस्टेड, it depends solely on the wrongful or apparently wrongful character of the act attempted. If the apprehension is real and reasonable, it makes no differences that it is mistaken. An act done in exercise of this right is not an offense and does not therefore
give rise to any right of private defense in return. Okay, courts are empowered to exempt in such cases. अब कोर्ट की बात कर रहे हैं हम न्यायालयों की बात कर रहे हैं. It must be borne in mind that the burden of proving an exception is on the accused. It is not the law that failure to set up such a defense would foreclose this right to rely on the exception once and for all. It is axiomatic that burden on the accused to prove any fact can be discharged either through defense evidence or even through prosecution evidence by showing a preponderance of probability. अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इन डिफेंसेस में किसी डिफेंस का को एज एन एग्जाम्पशन उपयोग में लेना चाहता है तो ये उसे प्रूव करना होगा एविडेंसेस के माध्यम से कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है. ओके, तो उसको ये चीज प्रूव करनी होगी. अगर वो ये प्रूव कर पाता है देन वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है तो देन ही कैन नॉट टेक द डिफेंस. ओके, नाउ 96 में सिंपल सी बात कही गई है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है और उसको उस अधिकार को उपयोग करते समय अगर आपने कोई कार्य किया है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा. इट इज एन एक्सेप्शन, ये अपवाद है. दूसरा 97 में है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी. अब ये जो अधिकार है दो प्रकार का है. पहला हो गया बॉडी के लिए, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी के लिए. तो 97 में क्या है कि एवरी पर्सन हैज द राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन 99 टू डिफेंड फर्स्ट हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. सेकेंडली द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और रिमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट which is an offense falling under the definition of the theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief of criminal trespass. Section 98, right of private defense against the act of a person of unsound mind. Okay, so when an act which would otherwise be a certain, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया कि दो अधिकार आपको, आप प्रॉपर्टी का और बॉडी के अधिकार के लिए आपको ये अधिकार मिले हुए हैं प्राइवेट डिफेंस का. इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, ठीक है, और वो मुझ पर हमला करता है तब मेरे अधिकार का क्या होगा. सपोज आई एम हैविंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ईच एंड एवरीवन इज हैविंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस. ओके, अगर कोई व्यक्ति जो पागल है वो मेरे ऊपर हमला करता है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ये ऑलरेडी एक्सेप्शन में आता है. ओके, अगर उसने हमला किया तो मेरे पास तब अधिकार है या नहीं. तो ये आपको याद रखना है, आपके पास हर व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, या साउंड माइंड हो, आपका अपना प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता. तो कोई व्यक्ति पागल है और वो आप पे हमला कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट हैविंग एनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यू आर हैविंग द सेम राइट. ठीक है ना. अगर वो व्यक्ति अगर नॉर्मल होता, अगर वो साउंड माइंड होता, जो आपका अधिकार होता वही आपका अधिकार ऐसे व्यक्ति के प्रति होगा. व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ द यूथ, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing the act, or by reason of misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. Okay, अब यहाँ पे illustration देख लेते हैं. Jed under the influence of madness, Jed पागल है, ठीक है ना. Attempt to kill A को मारने की कोशिश करता है. Jed is guilty of no offense. Jed ने कोई क्योंकि Jed already mad है, ठीक है ना, insane है, तो he is not committing any offense. But Jed is guilty of no offense. But A has the right of private defense which he would have if Jed were sane. लेकिन A का अधिकार जो है वो बना रहेगा. अगर Jed sane होता, यानी वो बिल्कुल स्वस्थ चित्त होता, तो जो उसका अधिकार होता वही अधिकार यहाँ पर उसका बना रहेगा. 99, act against which there is no right of private defense. 99 क्या है? Act against which there is no right of private defense. ऐसे कौन से मामले हैं जहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है? तो 96 में कहा है कि आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है. 97 में कहा है प्रॉपर्टी और बॉडी की बात करिए. 98 इनसेन की बात करता है, अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करता है. और 99 करता है कि कौन से मामले जहां पे आपको कोई अधिकार नहीं है. ठीक है. सो देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज दैट अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट, इफ done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office. ठीक है. That act may not be strictly justifiable by law. Okay.
सो आपका ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देखो ऐसा ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई एक्ट जिससे किसी की मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, ठीक है ना, और जो जस्टिफाइबल बाय लॉ है, ठीक है ना। तो जहां पे कोई जो एक्ट है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाधि कारित नहीं होती है, जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा गुड फेथ में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में किया गया है, और ऐसा कोई एक्ट जो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल है लॉ के अंतर्गत, तो इन तीन बातों में यू आर नॉट हैविंग एनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death and grievous hurt, ठीक है ना, पब्लिक अथॉरिटीज, और तीसरा इसमें हो गया कि यहाँ पे जस्टिफाइबल बाय लॉ। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन है, पहला है इसमें कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज such unless he knows that he has reason to believe that the person doing this act is such a public servant। तो जहाँ पे जो व्यक्ति उस एक्ट को कर रहा है उसके ध्यान में होना चाहिए कि जो बंदा ये काम कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। दूसरा, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज or has reason to believe that the person doing this act is acting by the such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless the produces such authority if demanded। अब इंपॉर्टेंट आता है इसमें सेक्शन नंबर 100, बॉडी की जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है वो कब शामिल होता है, कब मिलता है आपको, कब मिलता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। तो किसी के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक बढ़ जाता है। The right of private defense of body extend under the restriction mentioned in the last preceding section to the voluntary cause of death or of any other harm to the assailant if the offense which has occasioned the exercise of the right be of any description hereinafter enumerated, namely पहला, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such a death। तो जहां पे मृत्यु की संभावना हो कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया तो सामने वाला मेरी मृत्यु कारित कर देगा। दूसरा, जहां पे such an assault as may reasonably cause apprehension the grievous hurt, दूसरा है grievous hurt। तीसरा है रेप के लिए किया गया हमला। चौथा है अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया हमला। पांचवा है किडनैपिंग और अबडक्शन के लिए किया गया हमला। छठा है assault with the intention of wrongful confining a person under circumstances which may reasonably causes him to apprehend that he will unable to have recourse of the public authority for his release। और फिर है wrongful confinement से बचने के लिए किया गया हमला, के लिए किया गया हमला, उसके अगेंस्ट यू आर हैविंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेवेंथली, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्टरिंग एसिड, जिसे 2013 में ये वाला 7 पॉइंट ऐड किया गया है, और an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be consequence of such act। Okay, now 101, when such right extend to causing any harm other than death। तो ये जो 7 मामले हैं उनके अलावा अगर कोई मामला है, ठीक है ना, उसमें आप किसी की मृत्यु कारित नहीं कर सकते, कि अपने बचाव में आप सामने वाले की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। तो 101 क्या बात करता है, if the offense be not of any of the description enumerated in the last section, मतलब 100 में जो बताया गया है, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing death of the assailant but does extend under the restriction mentioned in section 99 to voluntary causing to assailant any other harm other than death। मतलब आप मृत्यु, आप सामने वाले को मार नहीं सकते हो अगर इन 7 एक्ट के लिए अगर हमला नहीं हुआ है, ठीक है ना, तब क्या कर सकते हो, आप सामने वाले का डेथ तो कॉज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा उसे और कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। ओके, डेथ के अलावा। अब 102 है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। आपका ये जो अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का बॉडी की, ये कब स्टार्ट होता है और कब तक बना रहता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger of the body continues। जब आपका जो भय है, जो फियर है, जो डेंजर है, जो एप्रीहेंशन है, वो स्टार्ट होता है,
तब आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट होता है। जब वो खत्म हो जाता है, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। तो मतलब जब तक संभावना बनी रहती है तब तक आपका अधिकार बना रहता है, और जब संभावना किसी असॉल्ट की खत्म हो जाती है, आपका अधिकार भी खत्म हो जाता है। 103 में एक बात की गई है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ। 100 में बताया गया बॉडी की रक्षा के लिए आप कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। 103 में बताया गया आप कब अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। The right of private defense of property extends under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing death or other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description here and after enumerated, namely पहला है रॉबरी के लिए अगर हमला किया जाता है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है, गृह भेदन जो रात्रि को किया जाता है। तीसरा है मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग टेंट वेसल विच बिल्डिंग टेंट वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और एज द प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थली थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised. Okay, so robbery, house breaking by night, thirdly mischief by fire, और चौथा theft, mischief और house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence. ठीक है, तो इन चार मामलों में आप प्राइवेट डिफेंस का राइट किसी की मृत्यु कारित करने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 104 में कहा गया व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, नॉट ऑफ एनी ऑफ अदर ऑफ द डिस्क्रिप्शन एन्यूमरेटेड इन द लास्ट सेक्शन, मतलब जो 103 में बताया गया है। तो आपका जो अधिकार है आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु कारित करने के अलावा और कोई भी एक्ट उस व्यक्ति के खिलाफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो 104 में क्या कहा गया है, 103 में तो ये कहा गया है कि कब अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हो, किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। 104 में कहा गया कि आप डेथ कॉज नहीं करोगे, अगर इन चार में से कोई अपराध नहीं किया जा रहा तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप इसके अलावा कोई और एक्ट कर सकते हैं। 105 में है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी आपको वही याद रखना है कि जब आपका संभावनाएं शुरू होंगी आपका अधिकार बना रहेगा, जब संभावनाएं खत्म आपका अधिकार खत्म, ठीक है ना। तो जब तक आपका एप्रीहेंशन बना रहता है आप प्रॉपर्टी का, मतलब द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस एंड इट एंड्स व्हेन द डेंजर एंड्स। ओके, ये 105 में कहा गया है। 106 में कहा गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against deadly assault when there is a risk of harm to innocent person, ठीक है। If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of the risk. अब यहाँ पे 106 बात करता है रिस्क की। जब कोई हमला किसी व्यक्ति पर किया जाने वाला डेडली असॉल्ट है, सपोज एक भीड़ मेरी तरफ आ रही है, उस भीड़ में कुछ बच्चे भी हैं, यही इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो मैं अपने बच्चे, और मेरे पास पिस्टल है, लेकिन मैं अपने बचाव में अगर पिस्टल चलाती हूँ तो हो सकता है किसी बच्चे को लग जाए, तो मुझे ये रिस्क उठानी पड़ेगी। और अगर मैं ये रिस्क उठाती हूँ अपनी जान को बचाने के लिए किसी भीड़ के खिलाफ, तो मेरा ये जो अधिकार है वो 106 में एक्सेप्शन में आएगा कि यहाँ पे आई टुक रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्संस। ओके, ये 106 में कहा गया है। तो इस प्रकार से सेक्शन 76 से लेकर 106 तक हमारे विभिन्न अपवाद या एक्सेप्शंस इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो हम अगली क्लास में नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं अबेटमेंट वाले, और इनके जो प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट उनको मैं डिटेल में लेके आपके साथ जल्दी उपस्थित होती हूँ। थैंक यू सो मच।